कॉलेज की एग्जाम खत्म होते ही राहुल ने तय किया कि वो कुछ दिन अपने दादाजी के घर में बिताने जाएगा। राहुल के एग्जाम्स खत्म हुए हैं। वो शहर से अपने दादाजी रामलाल के या अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने आया था। किसको पसंद नहीं रहता? दादाजी दादी की प्यार और साथ में ढेर सारा खाना किसको पसंद नहीं रहता? अपने भी मेरी तरह ही इन छुट्टियों का मजा कभी ना कभी लिया होगा। शाम होते ही गांव का लाइट चली गई थी। मैं और मेरे दोस्त दादाजी के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। दादी हम सबके लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, पर सबसे अजीब बात यह थी कि अभी तो सिर्फ शाम के 6 बज रहे थे। गांव में लगभग 9 बजे तक सब आधी नींद पूरी करने में रहते हैं। काले बादल मंडरा रहे थे। क्या यारो, मुझे ये कैकू की आखिरी बोर मार रहा है। तभी मेरा दोस्त मुझे आंखों से इशारा करते हुए बाहर चाय पीने चलने की इशारा कर रहा था। दादाजी, हम जरा चौपाल तक होकर आते हैं। बैठ बैठकर बोर हो रहा है। ठीक है, पर 8:30 बजे तक तुम घर में रहना। याद से? ठीक है। हम सब मिलके चाय की ठेले की ओर चल पड़े। आसमान में हल्की सी गड़गड़ाहट शुरू हो गई थी। चारों ओर की खामोशी मुझे अंदर ही अंदर कुछ इशारा कर रहा था। चलते चलते हम चाय की टपरी पर आ गए थे। हरिया चाचा हमेशा की तरह चाय बना रहे थे, पर वो मुझे थोड़ा परेशान सा लग रहे थे। चाचा, 3 कड़क मसालेदार चाय बनाओ। स्पेशली मैं मेरे दोस्तों को शहर से आपकी चाय पिलाने लेके आया हूं। इस वक्त और चाय? क्यों हरि चाचा? साहब, अब तो 8 बज रहे हैं। मुझे 8:30 बजे दुकान बंद करना है। आप इतने परेशान क्यों हो? आपको कहीं जाना है क्या? जाने तो मुझे कहीं भी नहीं है, बस मैं जल्दी जल्दी दुकान बंद करके घर की ओर जाना चाहता, वरना हम सबके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ठीक है छोटे साहब, मैं चाय बना देता। ऊपर सब जल्दी जल्दी चाय पी लो और अपने अपने घर 8:30 बजे तक पहुंच जाओ। हरि चाचा की यह बात बहुत अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि हरि चाचा दादाजी बार बार कुछ बोलना चाहते हैं, पर बोलने से कतरा रहे हैं। अरे क्या यार, जब से तेरे गांव आए हैं तब से सब ये 8:30 बजे का जिक्र बार बार क्यों कर रहे हैं? मुझे भी वही समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सी बात है जो सब हमसे छुपा रहे हैं। हरि चाचा, ऐसा कौन सी बात है जो आप सब हमसे छुपा रहे हैं? मुझे माफ कर दो बेटा, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। अभी मेरे पास समय नहीं है। जल्दी जल्दी अपनी चाय पी लो और अपनी अपनी घर की ओर चलता बनो। जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से जाना। अगर इसके बारे में कुछ जानना है तो जाके अपने दादाजी से पूछो, वो सब बता देंगे। इसी बात को सोचते सोचते हम सब चाय पी के अपनी घर की ओर बढ़ने लगे। बारिश होने से पहले घर पहुंचना हमारे लिए जरूरी था और हम 8:30 बजे तक घर पहुंच गए थे। दादाजी की माथे पर और चिंता की लकीर साफ नजर आ रहा था। दादाजी, आप इतना परेशान क्यों हो? कितनी देर कर दी तुमने आने में, कहा थे तुम लोग इतनी देर तक। मैं तुम लोगों के लिए कितना परेशान था। तुम लोगों को कुछ ख्याल है हमारा? दादाजी, आप लोग ऐसा क्या है जो हम लोगों से छुपा रहे हो? कोई बताएगा कि इस गांव में ऐसा क्या है जो सब 8:30 बजे तक अपने अपने घर क्यों चुप जाते हैं? मुझे जानना है। अगर तुम्हें जानना है तो सुनो, ये बात 40 साल पहले की बात है। मैं पुणे से वापस आ रहा था। पैसेंजर नहीं रहने की वजह से मुझे पैदल ही गांव की ओर जाना पड़ रहा था। गांव के रास्ते में एक बांस का जंगल पड़ता है। जंगल पार करने के बाद, शमशान को पार करने के बाद गांव आती है। मजबूरी में इन रास्तों को पार करना पड़ रहा था। उस दिन अमावस की रात थी। चांद साफ नजर आ रहा था और चांद की रोशनी में मैं आगे बढ़ रहा था। इस अंधेरे में मुझे डर तो बहुत लग रहा था, पर मैं डरना नहीं चाहता था।
एक लंबा रास्ता, दाई बाई और घने बांस पेड़ जो चांद की रोशनी को ढक दे रही थी। मैं इस अंधेरे में चलते जा रहा था। तभी एक आवाज मेरी कानों में अड़ती है। पीछे से कोई मेरा नाम पुकार रहा है। मेरे कदम एकदम ठंडे पड़ गए थे। इतनी रात को कौन मेरा नाम पुकार रहा है? फिर मैंने सोचा कि यह मेरा वहम है, तो मैं बिना कुछ सोचे रास्ते पर चलने लगा। मैं कब्रिस्तान के सामने से जा ही रहा था, तभी कोई मेरा नाम एकदम कड़क आवाज में मुझे कोई धमका रहा है। तब मैं पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। तभी मेरी नजर कब्रिस्तान की ओर गया। कब्रिस्तान की 20 फुट पेड़ पर एक औरत अपने लंबे बाल खोलकर जोर जोर से हंस रही थी। तब से उस जगह पर अचानक इतनी ठंड पड़ गई कि उस ठंड को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा था। इससे पहले मैं कुछ कर पाता, उतने में ही वो औरत हवा में तैरकर एकदम मेरे करीब आ गई। उसकी बातें और उसकी डरावनी शक्ल देखकर मैं वहां से ऐसा भागा कि मैं किस दिशा में भाग रहा हूं मुझे खुद पता नहीं था। वो चुड़ैल हवा की रफ्तार से मेरा पीछा कर रही थी। और तभी मेरे दिमाग में मेरी मां की कही हुई एक बात याद आती है। मेरी मां हमेशा कहती थी कि इस रास्ते पर बहुत थी आत्माओं का डेरा बसा हुआ है। मेरे भागने से वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। गांव के बहुत लोग ऐसे ही मौत का शिकार हुए हैं, ये मैंने मेरी आंखों से देखी थी। ऐसे भागने से सिर्फ मेरी मौत हो सकती है, मैं इस आत्मा से बच नहीं सकता। तभी मैंने बिना डर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ओ चुड़ैल,
हनुमान चालीसा सुन के अपने कदम पीछे लेने लगी। और मैं बिना डरे मेरे कदम आगे आगे बढ़ाने लगा। अब वो हंसता हुआ चेहरा हनुमान चालीसा सुन के फुट फुट कर रोने लगी और हवा में गायब हो गई। उसके बाद मैं भागते भागते रास्ते के एक हनुमान मंदिर में आया। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरी रात में मंदिर में गुजार दिया। बाहर बहुत से आत्माओं का रोना, हंसने की आवाजें पूरी रात मेरी कानों में सुनाई दे रही थी। मैं बस भगवान का नाम जपते जपते सुबह होना का इंतजार किया। रात के 9 बजते ही इस भूतियापुर के सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर लेते हैं। रात के 9 बजे के बाद पूरे गांव में आत्माओं का बसेरा हो जाता है। गलती से भी कोई इंसान रात में घूमते नजर आया तो वो आत्माएं इंसान की जान से मार देती है। इसीलिए इस गांव को भूतियापुर कहते हैं। दादाजी, एक बात मुझे बहुत अजीब लगी। माना कि हर एक गांव में कब्रिस्तान रहते हैं, पर इतने भूत एक साथ दिखना इस क्यों दादाजी? हाँ बेटा, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। ये कब्रिस्तान में अकाल मरण जिनका हवा है, बस उनका ही कब्र है। ज्यादातर अतृप्त आत्माएं इस कब्रिस्तान में बसे हुए हैं, जो कब्रिस्तान के सामने से आने जाने वाले लोगों को मौत के घाट उतारने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैं तुम लोगों को बाहर जाने मना कर रहा था। चलो, अब रात बहुत हो गई है, जाके अपने कमरे में सजाओ बेटा।